दोस्तों, इनिशिएटिव इंडिया चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आज आपके लिए करंट अफेयर्स का टॉपिक लेके आया हूँ, दल बदल विरोधी कानून। इंग्लिश में इसको एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं। यह कानून हाल ही इतना चर्चा में क्यों है? इसका कारण है कि राजस्थान में जो सियासी भूचाल देखा गया है, इस कारण यह टॉपिक बड़ा ही विचार में है। यह समाचार में क्यों है हाल ही में? क्योंकि राजस्थान के सत्तारूढ़ दल के 19 बागी विधायकों को उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की है। वह याचिका क्या है दोस्तों? याचिका इस डिफेक्शन लॉ के तहत विधानसभा के अध्यक्ष ने 19 सचिन पायलट समेत 19 बागी विधायकों को दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित किया गया है। इस नोटिस का पुनरावलोकन करने के लिए वे हाई कोर्ट में उन्होंने एक याचिका दायर की है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि राजस्थान असेंबली के अंदर टोटल 200 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी ने 72 सीटें प्राप्त की हैं और कांग्रेस 107 कुछ पार्टी दलों के साथ सत्ता चला रही है। दोस्तों, अगर एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत ये कांग्रेस के 19 जो बागी विधायक हैं सचिन पायलट समेत, अगर ये अगर अयोग्य घोषित करार दिए गए तो इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये कभी भी इनका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि ये अपने जीवन काल में अगला कभी भी कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, यानी इनका करियर लगभग बर्बाद हो जाएगा, राजनीतिक करियर। सबसे पहले यह वर्ष 1985 में 52वें संशोधन से देश में दल बदल विरोधी कानून हमारे संविधान की 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। इस कानून का मुख्य उद्देश्य दोस्तों भारतीय राजनीति के अंदर दल बदल की कुप्रथा को समाप्त करना था, जो कि 1970 के दशक से पूर्व भारतीय राजनीति में काफ़ी प्रचलित थी। दोस्तों, 1970 से पहले बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कोई विधायक या एमपी एमएलए कांग्रेस से बीजेपी में चले गए हों या बीजेपी से कांग्रेस में चले गए हों। मतलब इस व्यवस्था से कभी सरकारें किसी की बनती रही, कभी किसी की गिरती रही, तो इससे हमारे देश को बहुत नुकसान होता है। इससे अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, हमारी जीडीपी गिरती है और आम आदमी की भावना को ठेस पहुँचती है। इसके मुख्य प्रावधान क्या हैं? दल बदल विरोधी कानून के मुख्य प्रावधान ये हैं कि यदि किसी जनप्रतिनिधि को अयोग्य घोषित किया जा सकता है अगर वह एक निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्य जोड़ देता है। यानी यदि कोई भी पार्टी का सदस्य जो कि सत्ता में हो अपनी इच्छा अनुसार किसी दूसरी पार्टी के अंदर अगर जुड़ जाता है तो भी वह अयोग्य घोषित किया जाएगा। या फिर कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है या किसी सदस्य द्वारा सदन पार्टी के पक्ष पर विपरीत वोट किया जाता है, यानी किसी भी बिल या किसी भी चर्चा के ऊपर या किसी भी इम्पैक्ट के ऊपर यदि किसी सत्ता में जो पार्टी चल रही है उनका कोई भी सदस्य अगर उसके पक्ष में वोट ना करे या विपरीत पार्टी के पक्ष में वोट कर दे तो भी वह इस बिल के तहत अयोग्य घोषित किया जा सकता है। या फिर 6 महीने की समाप्ति के बाद, जैसे हमारे देश में मनोनीत सदस्य भी होते हैं, विधानसभाओं में भी होते हैं, राज्यसभा में होते हैं और एमपी में इसमें लोकसभा के अंदर भी कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। यदि कोई भी मनोनीत सदस्य 6 महीने की समाप्ति के बाद किसी दूसरे राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो भी वह इस कानून के तहत अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अब दोस्तों बात करें तो 10वीं अनुसूची की, क्योंकि 1985 के अंदर हमारे 52वें संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। अब ये 10वीं अनुसूची है क्या? भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची वह है जिसे लोकप्रिय रूप से दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है। 1985 में 52वें संशोधन के द्वारा लाई गई। यह दल बदल क्या है और दल बदल करने वाले सदस्यों को अयोग्य ठहराने संबंधी प्रावधानों को परिभाषित करता है। यानी कि यह जो 10वीं अनुसूची है दोस्तों, यह दल बदल करने वाले सदस्यों को अयोग्य ठहराने संबंधी प्रावधानों को परिभाषित करता है। इसका उद्देश्य राजनीतिक लाभ और पद के लालच में दल बदल करने वाले जनप्रतिनिधियों को अयोग्य घोषित करना है, ताकि संसद की स्थिरता बनी रह सके। अब संसद की स्थिरता बनी रहेगी तभी हमारे देश के अंदर आर्थिक व सामाजिक विकास हो सकता है। क्योंकि बहुत सारी जो एफडीआई हैं यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बहुत सारी कंपनी हैं, वो यही देखकर पैसा लगाती हैं कि वहाँ की राजनीतिक स्थिरता कैसी है। अगर स्थिरता अच्छी है तो वो अपना इन्वेस्ट अच्छा करती हैं।
इस कानून के तहत बहुत सारे संशोधन किए गए हैं हमारे संसद के अंदर, लेकिन 1993 तक के संशोधन के अंदर दल बदल कानून के अधिनियम के कुछ अपवाद थे। यानी कि इस दल बदल कानून के तहत कुछ लोग अयोग्य घोषित नहीं किए जा सकते। जैसा कि यदि कोई व्यक्ति स्पीकर या अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है और वह अपनी पार्टी से इस्तीफा दे सकता है, जब वह पद छोड़ता है तो वह फिर से पार्टी में शामिल हो सकता है। इस तरह इस मामले से अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। या फिर किसी पार्टी के 1/3 विधायकों ने विलय किसी दूसरे पार्टी के अंदर विलय के पक्ष में मतदान किया हो, तो उस पार्टी का दूसरी पार्टी में विलय किया जा सकता है। तो ये 2 अपवाद थे जो कि देखे गए थे 1993 के तहत 1993 तक। लेकिन 2003 में फिर से संशोधन हुआ इस डिफेक्शन लॉ के तहत, जो कि हमारे संसद का 91वां संशोधन था। दोस्तों, इसके तहत अब 2/3 लोग सदस्य, यानी कि किसी भी विधानसभा या किसी भी जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके 2/3 सदस्य एक साथ होकर किसी भी दूसरी पार्टी में अगर विलय करते हैं तो उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। अब दोस्तों एक फेमस केस स्टडी है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यह केस स्टडी है किहोतो होलोहन बनाम जाचिन्हु। यह वर्ष 1993 के तहत किहोतो होलोहन बनाम जातिलोवाद में उच्चतम न्यायालय ने फैसला देते हुए विधानसभा अध्यक्ष का अंतिम निर्णय नहीं होगा। इसके तहत यह कहा गया था कि भी विधानसभा का जो स्पीकर है या अध्यक्ष है उसका जो फैसला होगा वह अंतिम निर्णय नहीं होगा। वह भी जिन लोगों को वह दल बदल विरोधी कानून के तहत जो भी विधायक या सदस्यों को अयोग्य घोषित नहीं कर सकता है, वह उनको सिर्फ एक नोटिस जारी कर सकता है कि आप इस नोटिस के तहत अयोग्य घोषित किए गए हैं। लेकिन इसका अंतिम फैसला इस फैसले के विरुद्ध वो जो अयोग्य घोषित किए गए सदस्य हैं वो हाई कोर्ट के अंदर अपनी जा सकते हैं। तब न्यायालय ने माना कि 10वीं अनुसूची के प्रावधान सांसद और राज्य विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों के स्वतंत्रिक अधिकारों का हनन नहीं करते हैं। तब न्यायालय ने यह कहा कि 10वीं अनुसूची के तहत भी अगर विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर इन्हें अयोग्य घोषित कर देता है तो इनके कुछ स्वतंत्रिक अधिकार हैं जो इनका हनन होते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 105 और 194 के तहत यदि किसी तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन भी नहीं है। अब इस संशोधन के तहत या इस डिफेक्शन लॉ के तहत कुछ सदस्य या कुछ समितियों ने कुछ अपने अपने विचार दिए। इनमें कुछ फेमस हैं जो कि फेमस है। एक दिनेश गोस्वामी समिति है। इन्होंने वर्ष 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति ने कहा था कि दल बदल कानून के तहत प्रतिनिधियों को अयोग्य ठहराने का निर्णय चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा किया जाना चाहिए, यानी कि विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नहीं किया जाना चाहिए या फिर कोई किसी भी संसद के स्पीकर के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा है विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट। विधि आयोग चुनाव से पूर्व 2 या 2 से अधिक पार्टियां यदि गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ती हैं तो दल बदल विरोधी प्रावधानों में से गठबंधन को एक ही पार्टी के तौर पर माना जाए। दोस्तों आप लोगों ने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि कांग्रेस या कुछ वहाँ की जो रूरल पार्टीज होती हैं वो सीटों का बंटवारा कर लेती हैं, यानी कि उनका अपना गठबंधन कर लेती हैं। जैसे आपने देखा होगा हरियाणा के अंदर कांग्रेस हजका या फिर पीछे बहुत सारे मतलब ऐसे यूपी में या बहुत सारे ऐसी पार्टियां आपने देखी होंगी जिनमें छोटी जो वहाँ की जो लोकल पार्टीज होती हैं वो किसी नेशनल पार्टी के साथ गठबंधन कर लेती हैं, वहाँ सीटों का बंटवारा करके अपने अपने क्षेत्र में चुनाव लड़ती हैं। तो इस तरह पर उनका गठबंधन कहलाया जाता है। लेकिन इस गठबंधन के तहत अगर यदि कोई पार्टी जो भी अगर यह गठबंधन होने के बाद अगर वह पार्टी सत्ता में आ जाती है तो इस पार्टी के बाद में सत्ता में आने के बाद में अगर वो सदस्य किसी दूसरे दल में जाते हैं तो उनके ऊपर यह कानून लागू नहीं होगा। ऐसा विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट ने कहा था। राजनीतिक पार्टियों को वही दल के पक्ष में वोट न देने या किसी के पक्ष में वोट न देने की स्थिति में अयोग्य घोषित करने का आदेश तब भी करना चाहिए जब वह सरकार खतरे में हो। चुनाव आयोग ने भी अपना मत दिया था। चुनाव आयोग ने कहा कि इस संबंध में उसकी स्वयं की भूमिका व्यापक होनी चाहिए। अतः 10वीं अनुसूची के तहत आयोग की बाध्यकारी सलाह पर राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा निर्णय लेने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसमें आगे की राह क्या कहती है कि इसमें दल बदल विरोधी कानून को भारत की नैतिक राजनीति में एक ऐतिहासिक कदम के रूप में देखा जाता है। इसी कानून ने देश की आयाराम गैराम की राजनीति को समाप्त करने की महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। हालांकि पिछले कुछ वर्षों ने देश की राजनीति में इस कानून के अस्तित्व में कई बार चुनौती दी जा चुकी है।
वर्तमान में स्थिति यह है कि राजनीतिक दल स्वयं किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर दल के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से चर्चा नहीं कर रहे हैं, या और दल से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय सिर्फ कुछ ही लोगों द्वारा लिए जा रहे हैं। लोगों मतलब यह आमतौर पर हम हमारी आम जनता को या नागरिकों को यह पता नहीं लगता है, लेकिन जब बहुत सारे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैसले होते हैं उसके अंदर जो सत्ता में जो पार्टीज होती हैं वो लगभग कुछ एक सदस्यों द्वारा ही इन मामलों पर विचार किए जाते हैं। सभी सदस्यों का एक मत नहीं लेकर चलते हैं। आवश्यक है कि विभिन्न समितियों द्वारा दी गई सिफारिशों पर गंभीरता से विचार किया जाए और यदि आवश्यकता हो तो उनमें सुधार करके उनमें लागू भी किया जाए। दल बदल विरोधी कानून में संशोधन कर उसे उल्लंघन कर अयोग्यता की अवधि 6 साल या उससे अधिक की जानी चाहिए, ताकि कानून का डर डर लोगों नेताओं के मन में डर बना रहे। यानी कि भाई लगभग 6 साल तक उनको अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए जो भी सदस्य इस कानून के तहत दोषी पाए जाते हैं, ताकि उनके बीच में इस कानून का डर बना रहे। दल बदल विरोधी कानून संसदीय प्रणाली में अनुशासन और सुशासन सुनिश्चित करने में अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। हाँ जी दोस्तों, यह बात स्पष्ट है कि इस कानून के तहत संसद या किसी भी विधानसभा के अंदर इस कानून के तहत वहाँ पर उसकी जो प्रणाली के अंदर अनुशासन और सुशासन की व्यवस्था अच्छी हो सकती है इससे, लेकिन इसे परिष्कृत किए जाने की ज़रूरत है ताकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र सबसे बेहतर लोकतंत्र भी साबित हो सके। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही था।